करो, देखो क्या आ रहा है स्क्रीन पे। अब हुआ? हाँ। ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे ऑफ कर दो, माइक ऑफ कर लो आराम से। हाँ, हम लोग लास्ट पढ़ रहे थे ये सॉलिड ना। ठीक है, एक बार रिकॉल करो। मैं आप सबको उस दिन लास्ट क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने आपको सिंपल यूनिट सेल्स के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, सिंपल यूनिट सेल्स क्या होती हैं और कैसे सिंपल यूनिट सेल्स काम करती हैं। तो मैंने आपको बताया था सिंपल यूनिट सेल्स में पहले, उससे पहले हमने बताया था ये हमेशा 3D वाला फॉर्मूला सब लोग को याद रखना। आज मैं एक बार दोबारा बना दूंगा जरूरत के हिसाब से। ठीक है, मैंने आपको उस दिन बताया था कि क्रिस्टल तीन तरह के होते हैं, सिंपल यूनिट सेल, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर। ठीक है, मैंने यहाँ आपसे डिस्कस की थी, एक बार रिकॉल कर देते हैं। सिंपल यूनिट सेल में सबसे पहले अगर मैं बात कॉर्नर्स की करता हूँ तो जो कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो कॉर्नर का जो कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 का है। ठीक है, कॉर्नर वाले मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन हमने बताया था आपको कि 1/8 का है। एक कॉर्नर पे टोटल हमारे 8 कॉर्नर है, इसलिए जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो सिंपल यूनिट सेल में कितने होते हैं? एक होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था कि एक पार्टिकल से उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कितने पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस पे कनेक्टेड हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो यहाँ पे भाई साहब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था हमारा? 6 आया था। ठीक है, आई होप याद हो ये बात कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना आया था? 6 आया था। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हमने आपसे डीएनएन की बात की थी, डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर, कि सबसे पहला पार्टिकल कितनी दूरी पे है, दूसरा पार्टिकल कितनी दूरी पे है, तीसरा पार्टिकल कितनी दूरी पे है, एंड सो ऑन। हमने कहा था कि नॉर्मली ऐसे तो एनसीईआरटी में डीएनएन पूछता भी नहीं है, बस जेई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से डीएनएन तक पूछेगा भी तो डीएनएन 5 तक पूछेगा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपसे बात की थी रेडियस की, कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि पूरे एक क्यूब में जो हमारे कॉर्नर्स है उनका जो एज लेंथ है उसका हम अगर ए मान लेते हैं, तो ए में हमारे कितने आर आ रहे हैं? 2 आर आ रहे हैं। तो आर कितना हो जाएगा? A/2 के बराबर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको बात याद है। यहाँ से आज की कहानी आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, यहाँ की कहानी आज से कंटिन्यू करते हैं। आज अगली चीज है इसकी पैकिंग की एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए, पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि एक पार्टिकल, एक एटम जब हम लोग बनाते हैं 3D एटम, तो उस 3D क्रिस्टल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने एटम्स आ सकते हैं और कितना स्पेस खाली रह सकता है, उसके रेशियो को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी बुलाते हैं। मैक्सिमम एक क्यूब के अंदर मैक्सिमम कितने एटम, कितना एटम का परसेंट आ सकता है और कितना स्पेस एज अ वॉइड, जो मैंने कल आपसे बात की थी कि कितना स्पेस एज अ वॉइड खाली रहता है, वो हमारा क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी है। देखिए, अभी हम लोग चूंकि 3 डायमेंशनल में है, तो याद रखिएगा हम लोग एटम को जो है, एटम को जो है एज अ स्फीयर कंसीडर करेंगे। ठीक है, एटम को जो है एज अ स्फीयर कंसीडर करेंगे। और जब भी कभी भी आप एटम को एज स्फीयर कंसीडर करेंगे तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 4/3 πr³ होता है। ठीक है, ये आप सबको पता है। ठीक, अब पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है ये होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100 से आप मल्टीप्लाई कर देते हो। ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को मैं यहाँ यूज करता हूँ, मैं इस फॉर्मूले को यहाँ यूज करता हूँ, तो जो फॉर्मूला वैल्यू आ जाएगी दैट इज कितना हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कितने एटम्स है यहाँ पे सिंपल यूनिट सेल में? एक एटम है। ईच का वॉल्यूम क्या बचे? 4/3 πr³। ठीक,
अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, ए क्यूब साइज का क्यूब होता है, इंटू 100। सर अभी तक कितना बस अभी पढ़ा है स्टार्ट आपने? किया है, स्टार्ट किया है। अब देखो ए इज इक्वल टू कितना होता है, 2r होता है, सबको पता है। तो आर हो जाएगा ए बाई टू हो जाएगा। ठीक है, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बाय टू हो जाएगा। ठीक है, तो आप या तो ए को आर के टर्म्स में ले लो, चाहे आर को ए के टर्म्स में ले लो, आपकी मर्जी। तो मैंने ए को इस आर के टर्म्स में यहाँ पुट कर देना है। जैसे ही मैं ए को आर के टर्म्स में पुट करूंगा, तो जो मेरा पैकिंग एफिशिएंसी आएगा, वो आएगा 4/3। वो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1 अपॉन ए की जगह क्या रखेंगे बेटा, 2r का क्यूब, और इंटू क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहां से आप आर आर काट दोगे, उसको सॉल्व करोगे, तो जब सॉल्व करोगे तो उसके आंसर आएगा 52.4%। तो याद रखना कि ये जो हमारा क्यूब है, इस क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्यूब के अंदर जगह ले पाते हैं, उनका कितना परसेंटेज है, 52.4%। तो अगर मुझे पूछे कि भैया वर्ल्ड का स्पेस कितना है, तो भैया टोटल मेरा कितना, 100%, और माइनस कितना यूज हुआ है, दैट इज 54%। ठीक है, तो जो हमारा स्पेस बचेगा, वो कितना बच रहा है, 47.6 बच रहा है क्या, है ना। तो ये मेरा किसका स्पेस हो जाना है, वर्ल्ड का स्पेस हो जाना है। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। तो ये जो है ये हमको फॉर्मूला याद रखना है। ये वर्ड का फॉर्मूला है, मतलब वैल्यू है, और ये पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू है। ठीक है, आप इसको आराम से लिख लें, इसको आराम से लिख लें। मैंने यहां से बताना शुरू किया है। अरे वॉल्यूम ऑफ ईच हाँ, एटम है। वॉल्यूम ऑफ ईच एटम है। तो सर इंटू 100 वो हाँ ऊपर मल्टीप्लिकेशन में कि हाँ, नीचे डिवीजन में? ऊपर ऊपर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ जगह नहीं थी, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है ना। ठीक है, ए इक्वल टू 2r रखना है। ये डेरिवेशन अगर मैं आईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, सीएससी पॉइंट पूछ एग्जाम में पूछ सकता है। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको इसकी वो पता होना चाहिए कि कितना परसेंट होता है, दैट इज 52.4%। सर सर पी का क्या मतलब होता है? पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग की एफिशिएंसी, फुल फॉर्म नहीं लिखा है मैंने, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक, ये सारी कहानी हमारी सिंपल यूनिट सेल के लिए थी। तो हमने बहुत सारी बातें सिंपल यूनिट सेल के लिए सीखी। अब जो हम लोग सीखने जाएंगे, वो है बॉडी सेंटर क्रिस्टल्स के लिए। अभी जितनी बातें थी हमारी किसके लिए थी, सिंपल यूनिट क्रिस्टल्स के लिए थी। सर अब जो, ये 4/3 पाई आर क्यूब इंटू ये 1 माइनस कर हाँ, लेंगे। इंटू वन माइनस नहीं है यार, ये इंटू वन है, थोड़ा सा लेट आया हो क्या, इंटू वन है, और ये मल्टीप्लाई किया बेटा 100 से। वन क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम्स में कितने थे, एक एटम था। ओके। ठीक है, अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूब किया है मैंने, ए क्यूब, ए की जगह 2r रख दिया, बस सॉल्व कर दिया। ठीक, इसको सेव कर रहा हूँ, और अब जो है नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब आज का जो फ्रेश फ्रेश टॉपिक है, आज का जो फ्रेश फ्रेश टॉपिक है, वो है बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल। एफिशिएंसी याद ही रखनी होती है ना? हाँ, पैकिंग चीज याद रखनी है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू डेरिवेशन करना होगा, और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा, मतलब जेई पॉइंट ऑफ व्यू याद करना होगा। बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल्स।
ठीक है, ध्यान समझिएगा। बॉडी सेंटर की जब बात आती है तो ये अगर बेटा मेरा एक क्यूब बना हुआ है तो इस बार हाँ, बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल्स, बीसीसी शॉर्टकट देते हैं इसको। ठीक है, ये मेरा क्यूब बना हुआ है और इस क्यूब में इस बार कॉर्नर में तो एटम होंगे ही होंगे, ये कॉर्नर में तो एटम आपके होंगे ही होंगे, और साथ साथ एक बॉडी के सेंटर पे भी होगा। ठीक है, बॉडी के कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे और साथ साथ बॉडी के सेंटर पे भी होगा। ठीक है, और याद रखिएगा, अगर मैं सबसे पहले एटम कंट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो एट ईच कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 1/8, किसी भी कॉर्नर को उठा लिया। ठीक है, अब देखो इस बार एट बॉडी सेंटर भी आएगा, इस बार सर दो हो बॉडी जाएंगे सेंटर। टोटल। हाँ टोटल दो हो जाएंगे। हाँ टोटल हाँ, दो हो जाएंगे। सही सही सही, इस बार बॉडी सेंटर पे भी आएगा और बॉडी सेंटर वाला पूरा पूरा एक होगा और ये किसी से कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये पूरा पूरा सिंगल वन होगा। ठीक है, ये वन होगा, ये किसी से कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, मतलब इसकी किसकी कोई शेयरिंग नहीं होगी। तो अगर आप टोटल एटम्स की बात करते हो तो 1/8 इंटू 8 और +1, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 2 एटम। तो ये कितने एटम्स का बना हुआ है, 2 एटम्स का बना हुआ है। सर सारे एटम्स का साइज हम सेम मान के चलते हैं ना? सारे, क्या कह रहे हो, सारे एटम का, साइज हम सेम मान के चलते हैं हाँ ना? अभी हम सेव रेडियस। सामान, हाँ अभी सेव मान के चल रहा है, बीच में गैप होगा। मैं आपको अब दिखा देता हूँ, एक फॉर्म दिखा देता हूँ, इसका गैप दिखा देता हूँ। इसका गैप दिखा देता हूँ आपको, देखना, ध्यान से देखना। ये हमारा बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल है, देख सकते हो बीच वाला किसी से भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, बीच वाला किसी से भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। और जब आप इसको इसके क्लोजेस्ट फॉर्म में देखोगे तो तब भी देख सकते हो, अभी आपको यहां से लग रहा है, ये देख रहे हैं, ये लग रहा है ऐसा, लेकिन जरा आप इसको जरा यहां से देखो या ऊपर से करके देखो तो कहीं से भी देखो, ये देखो कहीं से भी टच नहीं कर रहा है किसी से। ये देखिए, बस ये टच है, इधर डायगनली टच कर रहा है ये। ठीक है, उसके साथ डायगनली टच कर रहा है। ऊपर में देखो यहाँ पे स्पेस खाली है, एज स्पेस, बीच में स्पेस खाली है, याद रखना काम आएगा अभी हमारे। एजेस के बीच में स्पेस खाली है, ये सारे एज के बीच में स्पेस खाली है। ठीक है, और ये जो टचिंग है, ये टचिंग है किसकी है, ये बॉडी की, सिर्फ बॉडी की है। याद रखना एक बात, एक बात बताने जा रहा हूं कि ये मैं ए नहीं ले सकता इस बार, बताया कहाँ, देखना, मैं इसको ए नहीं ले सकता, ये ए नहीं ले सकता इस बार। क्यों नहीं ले सकता इस बार ए, इसके पीछे कारण है कि नीचे बीच में यहाँ पे गैप आया हुआ है। लेकिन मैं किसको ए ले सकता हूं, तो ये जो बॉडी का जो डायगोनल दिख रहा है इसको मैं कवर करूंगा, मतलब फ्यूचर में देखूंगा कितना कनेक्टिविटी होती है। याद रखना, जब भी आप रेडियस निकालते हो तो रेडियस निकालते टाइम उन एटम्स का रेडियस कंसिडर करते हो जो एक दूसरे को परफेक्टली टच कर रहे होते हैं। यहाँ पे बीच में कुछ ना कुछ गैप है, यहाँ पे एटम्स आपस में टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं इस बार, एजलेंथ तो मेरी ए रहेगी नो डाउट, एजलेंथ तो मेरी ए रहेगी नो डाउट, लेकिन इस बार ए इज इक्वल टू 2r नहीं होगा, ए इज इक्वल टू 2r नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ बीच में स्पेस आया हुआ है। ठीक है, जबकि आप जरा एक बार ध्यान दो जरा, अगर मैं अगर मैं सिंपल यूनिट सेल की बात करूं तो देखो ये आपस में टच कर रहे थे, ये देखो, ये देखना, ये टच कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिंपल यूनिट सेल में ये देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं इन दोनों पॉइंट से देख सकते हैं ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मैं यहाँ पे तो ए इज इक्वल टू 2r लिख सकता हूं। लेकिन जब आप इसको बॉडी सेंटर पे देख रहे हो तो बॉडी सेंटर में टच नहीं कर रहा है फ्रॉम द लाइन टू लाइन। टच कहां से कर रहा है, टच कहां से कर रहा है, बॉडी के डायगोनल से टच कर रहा है, देखो ये देखो बॉडी के डायगोनल से टच करके जा रहा है ये। तो फ्यूचर में जब मुझे रेडियस निकालना होगा तो हम इसका सहारा लेंगे।
ठीक है, याद रहेगी बात सबको कि इन केस ऑफ सिंपल यूनिट सेल जो कॉर्नर्स वाले एटम होते हैं वो टच करते हैं, बट इन केस ऑफ बॉडी सेटअप, बॉडी सेंटर, ये देखो टच नहीं कर रहे। देखो ये गैप आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये भी आपको गैप दिख रहा होगा। देखिए पूरा बीच वाला बॉल देख सकते हैं, पूरा कंप्लीट पूरा एक बॉल है, बाकी सारे कॉर्नर्स के आप देख लीजिए मेंबर 1/8 मेंबर है। ठीक है, और कोई भी एज एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। और कौन सा टच कर रहा है तो वो देखो बॉडी वाला है, हर एंगल से देख लो इसको। ठीक है, तो अब जब हम लोग रेडियस निकालेंगे तो रेडियस निकालते टाइम उनकी हेल्प लेते हैं, उन बॉल्स की हेल्प लेते हैं या उन एटम्स की हेल्प लेते हैं जो कंटिन्यूस एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो वो हमारे लिए कौन है इस बार? बॉडी से लाइन आई हुई लाइन, इसलिए इसको हम लोग बॉडी सेंटर की हेल्प लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट ना? तो देखो जरा, जब मैं इसको, ये तो मेरा एटम की बात हो गई। ठीक है, अब अगर मैं यहीं पे मैं आपसे बात कर लूं रेडियस निकालने की, यहीं पे मैं आपसे बात कर लूं रेडियस निकालने की, तो रेडियस निकालने के लिए आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? सर √3a 4r के बराबर हो जाएगा। हाँ, √3a 4r के बराबर हो जाएगा। देखो उसने कैसे किया, ये उसने एक बॉल यहां पे ली, एक बॉल यहां वाली, एक बॉल यहां वाली, ये वही वाली डायग्राम बता रहा हूं। बाकी ये इधर बॉल है और ये इधर बॉल है। अगर यहाँ का डिस्टेंस a है और यहाँ का डिस्टेंस a है, तो याद करो कल मैंने बताया था ये हमारी बॉडी की सेंटर लाइन है। बॉडी सेंटर कितना होता था याद करो? √3a होता था क्या? √3 होता था भाई। ए पॉइंट ये मान लेते हैं, बी पॉइंट ये मान लेते हैं, सी पॉइंट और ये मान लेते हैं डी पॉइंट। हमको इस ट्रायंगल की जरूरत थी, ए सी डी की जरूरत थी। तो जो एडी है, एडी जो है वो मेरा कितना है? √3 है। और चूंकि एडी वाली बॉल टच कर रही है, अब एडी वाली बॉल टच कर रही है तो ये वाला हिस्सा बेटा आर दिख रहा है आपको, ये वाला आपको 2r दिख रहा है और ये वाला आर दिख रहा है। दिख रहा है? बीच वाला पूरा का पूरा कवर कर रहा है और कॉर्नर्स वाले आर आर कवर कर रहे हैं। तो बच्चे बच्चे 4r लिख सकता हूं क्या एडी के बराबर इन टर्म्स ऑफ रेडियस? अब अगर मैं ये भी लिख सकता हूं और अगर मैं ये भी लिख सकता हूं तो ये भी लिख सकता हूं क्या कि 4r बराबर √3 है? लिख सकता हूं। तो जो r होगा, जो r होगा वो क्या हो जाएगा? √3/4a। याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखना है इसमें जो रेडियस होगा वो √3/4a होगा, और जो रेडियस निकालने की हेल्प होगी वो बॉडी से सेंटर, बॉडी सेंटर से लेंगे, क्योंकि यही वाली बॉल्स टच कर रही हैं आपस में। ठीक, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। ठीक, बढ़ जाए आगे यहां से। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट इसका आपको बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर कितने पार्टिकल एक दूसरे को आपस में टच कर रहे होंगे और एट द डिस्टेंस ऑफ कितना? 7। कितना? 7। 7। और कोई बताएगा? 8 8 तो होगा। 8 होगा। एट द डिस्टेंस ऑफ, एट द डिस्टेंस ऑफ पूरे में होंगे। माइक ऑफ, माइक ऑफ तो बहुत छोटा है। माइक ऑफ। देखो कॉर्नर्स में तो होंगे ही होंगे जो हमने बनाया था उस बार, फिर से बना रहे हैं बस एक बार।
अब एक बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, इसलिए उसे बचाने के लिए सोच रहा हूँ। यहाँ पे एक बॉल रखी, अगर मैं इस सेंटर वाली बॉल के रिस्पेक्ट में देखूं, तो सेंटर वाली बॉल के रिस्पेक्ट में इसके साथ जो टच होने वाली बॉल्स हैं, इसके साथ जो टच होने वाली बॉल्स हैं, इस कलर को ले लेता हूं, जो टच होने वाली बॉल्स हैं वो कुछ ये हैं क्या, ये 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 और ये चार ऊपर से बॉल हैं और चार बॉल नीचे से टच होने वाली हैं। तो अगर मैं सेंटर का रिस्पेक्ट में देखता हूं, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। अच्छा, दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंटर, दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, अगर मैं देखूं तो पूरा पूरा ये बॉडी डायगोनल √3 है क्या, अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा क्या। तो इसको लिख सकते हैं एट द डिस्टेंस ऑफ √3/2 ऑफ ए। ठीक है। अब एक बात याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, अगर कोई तुमसे पूछे कि क्या भाई साहब ये कॉर्नर से भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा क्या, कि सिर्फ सेंटर सेंटर से होगा, तो एक बात याद रखना, एक एटम के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर एक पार्टिकल से जैसा है, वैसा ही सारे के सारे पार्टिकल से भी होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक पार्टिकल से हर पार्टिकल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, अगर वो फिक्स्ड है तो वो हर पार्टिकल से होगा। जैसे यहां पे अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में देखें, तो सेंटर के रिस्पेक्ट में इक्वल डिस्टेंस में एक एटम टच कर रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। अब सवाल उठता है, इसका मतलब क्या कॉर्नर पे भी है, तो आंसर इज यस, कॉर्नर के रिस्पेक्ट में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। अब सवाल करोगे सर ये कोऑर्डिनेशन, कॉर्नर के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कैसे आ जाएगा, सर कॉर्नर वो के आठ रिस्पेक्ट। अलग सेंटर्स के साथ करेगा। हाँ देखो देखो, अगर तुम इसको थ्री डायग्राम में लेके चले जाओ, तो याद करो कल मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था, थोड़ा सा ऐसा कुछ डायग्राम बनाया था। याद आ रहा है ऐसा कुछ डायग्राम। थोड़ा सा डार्क लाइन बना देता हूं। ये हमारा चार क्यूब दिख रहा है, अब देखो चार क्यूब और दिख रहा है क्या, आठ क्यूब दिख रहा है। देखो इस बार हम लोग यहां पे तो बॉल रखेंगे ही रखेंगे बीच में, यहां पे बीच में तो बॉल रखेंगे ही रखेंगे, इसके अलावा हर बॉडी के सेंटर पे भी बॉल रखेंगे। इमेजिन हो पा रहा है क्या, हर बॉडी के सेंटर पे भी देखो, आठ आपको तो के 8 क्यूब दिख रहे हैं, और एक कॉमन सेंटर पे यहां पे दिख रहा होगा आपको, ये लाइन दिख रही है ना, इस लाइन को थोड़ा सा ऐसे खींच लें, अब परफेक्शन आएगा आपको दिखेगा, है ना। अब आप ध्यान से देखना, आप आपको 8 कमरे दिखाई दे रहे हैं और हर कमरे के सेंटर पे एक बॉल है, हर कमरे के एक सेंटर पे बॉल है, मतलब ये इसके रिस्पेक्ट में 4 कमरे हैं, एक कमरा 2, 2, 3, 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। अब इस सेंटर के रिस्पेक्ट में एक पार्टिकल इस कॉर्नर पे होगा, सेंटर पे होगा, एक नंबर वाले कमरे पे, एक पार्टिकल इधर वाले नंबर पे होगा 2, एक इधर होगा 3, और एक इधर होगा 4।
सेम है। यहां देखिए, एक होगा यहाँ 5, एक होगा बच्चे यहाँ 6, यहां देखो बच्चे एक 7, और यहां बच्चे देखो एक 8। और कहीं ना कहीं ये जो 1 2 3 वाले हैं ये बॉडी के सेंटर हैं, और ये क्यूब के एक सेंटर से कनेक्टेड है। अच्छा, क्यूब का सेंटर कहीं ना कहीं अगर मैं तोड़ दूं तो क्या बन जाएगा, अलग अलग कर दूं तो क्या है ये, कहीं ना कहीं एक कॉर्नर है। याद करो मैंने कल बताया था कि अगर मैं क्यूब के सारे अलग अलग हिस्से कर दूं तो ये असल में एक कॉर्नर है किसी एक क्यूब के लिए, है कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? आप इसको अलग कर दो, बाहर निकाल दो, तो ये वाला जो क्यूब देख रहे हो, जो कॉमन पॉइंट देख रहे हो, ये आपका एक कॉर्नर है, ये आपका एक कॉर्नर है। और ये कॉर्नर सभी के सेंटर से टच कर रहा है। तो कितने सेंटर टच कर रहा है एक बार में? 8 सेंटर टच कर रहा है। बात समझ में आ रही है? प्रॉब्लम कुछ इस बात से बोल दो। 8 सेंटर टच कर रहा है। और डिस्टेंस बताइए जरा, तो डिस्टेंस बताइए, क्या डिस्टेंस अलग है क्या? कोई बोलो उसका डिस्टेंस निकाल दो। सर नहीं सर, वही सेम डिस्टेंस √3/2a। 3/2 है, बहुत बढ़िया। तो बात समझ में आ रही है? तो याद रखना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर एक जगह से फिक्स्ड है तो वो हर जगह से फिक्स्ड है। ऐसा नहीं है कि सेंटर से कुछ और होगा तो कॉर्नर से कुछ और होगा, ऐसा नहीं होने वाला। हर जगह से फिक्स मतलब हर जगह से फिक्स। क्लियर कट? बात समझ में आ रही है? तो लिख लीजिएगा इसको, इसको लिख लीजिएगा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। अच्छा, अब सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, आईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये नहीं पूछेगा कि कितना कैसे निकालते हैं। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए सबको। ये तो बस समझाने का तरीका है कि यार हाँ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और कैसे होता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक, बढ़ते हैं आगे। ये नंबर 3 था ना, अब चौथा। जरा डीएनएन बताइए, जरा डीएनएन बताइए। 3/2 है। डीएनएन शुरू कर रहे हैं भैया। हाँ, √3/2 है पहला। अच्छा, पहला डीएनएन फर्स्ट बोलना चाह रहा है। कितना बता रहे हो? √3/, √2 √2 की √3/2 है? √3/2 है। हाँ, √3/2a। ये डीएनएन फर्स्ट हो गया। डीएनएन सेकंड बोल दो कोई। ए ए। डीएनएन थर्ड बोल दो भैया। डीएनएन थर्ड बोलो। बोलो, सोचना पड़ेगा। सोचिए, कोई और सोच लो तब तक। सर a√2। a√2 सही बोल रहा है ना भाई? ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल से देख लो। तो पहला तुम्हें यहां मिल गया नंबर 1 पे, ठीक है। दूसरा तुम्हें यहां मिल गया नंबर 2 पे। अब तीसरा क्या मिलेगा? कि तीसरा क्या मिलेगा? √2 पे, ये वाला, है ना? यही पास है सबसे। ये हो गया डीएनएन √2 है। अच्छा, डीएनएन 4 √3 है। √3 है, √3 है। डीएनएन 5 बोलो। डीएनएन 5 बोलो। हुए 2a पक्का? देखो, देखो एक बार बस चेक कर लो, एक बार बस चेक कर लो, इस कमरे को थोड़ा सा बढ़ा लो। यस, बोल तो सही रहा है मैं भी। अब ये बस ये देखो कि इस पार्टिकल से यहाँ वाला सेंटर पास पड़ रहा है, ये वाला कॉर्नर पास पड़ रहा है, या ये बॉडी का सेंटर पास पड़ रहा है? डायग्राम बना रहा हूँ, बड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, बड़ा सा डायग्राम।
सेंटर पास पड़ रहा है ना। हाँ शहजाद सही बोल रहे हो, अगर सेंटर पास पड़ रहा है बेटा तो सेंटर का डिस्टेंस तो नहीं होगा भाई। ये मेरा क्यूब था, बड़ा बड़ा बना रहा हूं, और इसके बगल में एक क्यूब था। यहां से ये पार्टिकल पास पड़ेगा या ये पार्टिकल पास पड़ेगा, इसके सेंटर वाला या कॉर्नर वाला। अगर सेंटर वाला पड़ेगा तो सेंटर वाले का डिस्टेंस बताओ, और कॉर्नर वाला पड़ेगा तो कॉर्नर वाला डिस्टेंस बताओ। कॉर्नर डिस्टेंस को दिख रहा है 2a है, या सेंटर वाला देखो कितना आ रहा है, तो मैच लगाइए तो थोड़ी। मैच लगाइए थोड़ी। बोलो। अरे कोई और बोल दो यार। किसी की चक्की वक्की चलती है क्या? हाँ भैया बताओ ये डिस्टेंस कितना है? सर a√5/3। a√5/3। यस सर। क्या निकाला क्या आपने? ये ट्रायंगल लिया क्या? यस सर। पक्का सही मान ले इसकी बात क्या? a√5/3, रूट पूरा होल √5/3। यस सर। 5/3 1.66। ये तो तुम्हारा 1 से भी छोटा हो जाएगा यार। हाँ तो बहुत छोटा हो गया, ये तो 1.22 हो गया कुछ, और ये 1.22 1.732 से छोटा हुआ। आंसर आएगा शहजाद का। हाँ ये सही है, a√11/3, ये सही है बेटा। ये बंदे ने सही आंसर दिया है, a√11/3 का बंदे ने सही आंसर दिया है। देखो ये होगा a√11/3, ठीक है। 11/3 ये एकदम सही होगा, यही होगा, ठीक है, ये होगा। तो कैसे बाकी तो बता दीजिए। कैसे देखो कौन कौन से ट्रायंगल में गया होगा ये गया होगा, यहाँ को टच करना है ना, तो ये आया इस लाइन के पैरेलल, इस क्यूब की लाइन के ये पैरेलल आई, ये लाइन है ना। ये मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं, ये आपने ये ट्रायंगल ले लेना है। हाँ a/2 √3 है, सही कह रहा है। a/2 3a/2, देखो है ना। ये आ गया आपका a/2 ये वाला, ठीक है, और ये हो गया 3a/2, ये निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ट्राई करना है इसको, तो ट्राई करना DNN5 को, ठीक। सर 3a/2 और कैसे? a/2 लिया हुआ है। हाँ भाई ये इसके पैरेलल है ना यार, ये कमरे का सेंटर हो गया, तो इस कमरे का ये पैरेलल हो गया, ये कमरे का था a, इसका आधा ले लिया हमने a/2, अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल खींच दी, तो यहाँ से यहाँ तक भी आ गया a/2, ठीक है, ओके। और एक बस ये देख लो कि यहाँ से आप जब गए होगे इस कमरे के सेंटर पे, तो ये आपको निकालना है, तो आप इधर गए होगे और इधर गए होगे, मतलब ये ट्रायंगल खींचा होगा आपने, ये ट्रायंगल खींचा होगा आपने, मतलब कॉर्नर वाला। हाँ ठीक है। सर हाँ सर 3a/2 और a/2 को लेने पे तो a√5/2 आ रहा है। तो कर ही लेते हैं यार, ये इस लाइन के पैरेलल मान लो, तो इधर बहुत ज्यादा, तुम्हारा तो बहुत छोटा ही आ रहा है, तुम्हारा तो बहुत छोटा ही आ रहा है बच्चे। सर शायद से √11/2 तो नहीं आएगा। 11/2 या 11/3 आएगा, इतना याद है,
11/2 या 11/3 आएगा रूट। इतना रहेगी रूट 11/2 आएगा। पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन से ट्रायंगल को ले या होगा। मतलब मुझे ये चाहिए, ठीक है, एक पॉइंट आपका ये है और एक पॉइंट आपका ये है, ठीक है ना, आपका ये जो दूसरे कमरे का है। और आप क्या कर रहे हो, ऐसे चले जाओ। सर इसमें जो ट्रायंगल लिया ना मैंने, जो लिया है वो इजी करने से बॉडी सेंटर से एज पे ज्वाइन कर लिया मैंने, और हाँ ठीक है, फिर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। हाँ ये भी सही कह रहा है। याद करो कल कल हाँ कल मैंने एक चीज पढ़ाई थी ना, बॉडी सेंटर से एज का डिस्टेंस पढ़ाया था, याद है? बॉडी सेंटर से यस एज सर, कितना था? सर ए a बाय बाय रूट, रूट टू। हाँ हाँ, ये काम कर जाना चाहिए, बॉडी सेंटर से एज का डिस्टेंस बताया था। और तो फिर 3a/2 उसका हो जाएगा। इधर आ उस, जाएगा ये वाले ट्रायंगल को ले लो, है ना, इतना हाँ है ना। तो कॉर्नर से वहां तक का 3a/2 आ जाएगा। हाँ ये ले लो, इसकी जगह क्योंकि ये तो कोई लाइन, ये लाइन बना नहीं पाएंगे हम लोग, इसको ले लेते हैं। बहुत सारे रफ करने पड़ जाएंगे। ये है ना, आप इन पॉइंट्स पे ले लो, आप ये ले लो, मतलब ये डायग्राम ऐसे बनेगा नहीं यहाँ से, ये कर लो, ठीक है, और ये टच ऐसे कर लो, ये कर लो, और रफली डायग्राम बना रहा है। मतलब पहले आप ऐसे बनाओ, फिर आप ऐसे करो और ज्वाइन कर दो, इसका निकाल, ठीक है। ट्राई करके मुझे बताना फाइनली कितना आ रहा है, ठीक है। सर आ गया, उसका भी आ गया सर, वो चैट वाले जो चैट में लिख रहा है। अच्छा, हाँ देख लेना एक बार, चेक कर लेना, चेक कर लेना इसका भी, ठीक है। तो ये DNN5 ऐसे पूछेगा नहीं, DNN4 तक ही रह जाएगा ये, ठीक। अब आ जाओ, अब आ जाओ इसकी पैकिंग एफिशिएंसी पे, ठीक है। तो अगेन फॉर्मूला क्या होगा, इस बार कितने एटम्स हैं, देखो 2 एटम्स हैं, तो 4/3 पाई r³ इंटू कितना करोगे, 2 करोगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, a³ इंटू 100। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इस बार एटम कितने थे हमारे, 2 थे, ठीक है। अच्छा मुझे ऊपर ऊपर रेडियस का हमने रिलेशन निकाला था, दैट इज a इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चे, यहां हमने रेडियस निकाला था r = √3/4 है, निकाला था। तो मैं लिख सकता हूं a को 4r/√3, चूंकि r = √3/4a था, तो मैं लिख सकता हूं 4r/√3 इक्वल टू a। अब इसको उठा के यहाँ पुट कर दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ रखूंगा फॉर्मूला बनेगा, वैल्यू आएगी 4/3 पाई r³ इंटू 2 अपॉन एक जगह रख देना आप 4r/√3 का क्यूब इंटू 100 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 68%। तो याद रखना है आपको कि इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कितनी होगी, 68%। और जो वॉइड की वैल्यू आएगी वो आएगी 100 - 68, ठीक है, दैट इज 32% हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, ये रिलेशन याद रखिए, वैल्यू याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, देखिए एफिशिएंसी, और ऑफ कर दो माइक, माइक ऑफ कर दो। देखो एफसीसी और सॉरी बीसीसी और सिंपल में 10 सेकंड की हुई, सिंपल की हुई, सॉरी बीसीसी की हुई, ठीक है। सिंपल और बीसीसी वाले में जो बेस्ट वाली की हुई, बीसीसी वाले की हुई। माइक, हाँ हाँ, ठीक है ना, ठीक। तो ये याद रखना है, ये सारी कहानी हमारी किसकी थी, बीसीसी की थी, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट आएगा, इसको बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे एफसीसी, इसको बुलाएंगे एफसीसी,
मिलेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल्स। जब भी कभी भी आप बात एफसीसी की करोगे तो बच्चे ये मेरा मान लेते हैं कोई क्यूब है, तो इस बार क्यूब के कॉर्नर्स में तो होंगे ही होंगे एटम्स, और साथ साथ एफसीसी का मतलब होता है फेस के सेंटर पे होना, फेस के सेंटर पे होना, फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल बुलाते हैं। एक कमरे में कितने फेस होते हैं हमारे? 6 फेस होते हैं, तो ये 6 फेसेस के सेंटर है उनका है। ठीक है, आप देख सकते हो, इसको हम लोग एफसीसी बुलाते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूब। सबसे इंपॉर्टेंट क्रिस्टल यही होता है। ठीक, अब सबसे पहले अगर मैं इनके नंबर फर्स्ट एटम कंट्रीब्यूशन की बात करूं, ठीक है, तो चलो शुरू हो जाओ। एट कॉर्नर कितना होगा? 1/8 होगा, कोई चेंजेस नहीं, टेंशन नहीं। 4 होंगे टोटल शायद से। हाँ ठीक है, ठीक है, लेकिन इस बार एट फेस सेंटर भी आएगा। अब देखो फेस के सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन आएगा। तो लेट सपोज करो यार ये वॉल है, एक वॉल पे मैंने बॉल बिछा दी, बॉल रख दी, तो बॉल का आधा हिस्सा आपको दिखाई देगा और आधा हिस्सा मुझे दिखाई देगा। मान लीजिए एक जगह मैं खड़ा हूं और एक जगह आप खड़े हैं, तो अगर एक दीवार पे मैं बॉल को फिट कर देता हूं तो दीवार की आधी बॉल आपको दिखाई देगी और आधी बॉल हमको दिखाई देगी। ठीक है ना, वॉल पे रखी, बॉल एकदम बीच में घुसेड़ दी, दाब दी, तो बॉल का आधा हिस्सा मेरी तरफ होगा और आधा हिस्सा आपकी तरफ होगा। तो जो मेरी तरफ होगा मैं अपनी तरफ रिस्पेक्ट में देखूंगा, जो आपकी तरफ होगा वो आप अपनी तरफ रिस्पेक्ट में देखोगे। तो अल्टीमेटली मेरे पे कितना कंट्रीब्यूशन आएगा? हाफ का कंट्रीब्यूशन आएगा। किसका कंट्रीब्यूशन आएगा? हाफ का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो याद रखना है, याद रखना है, याद रखना है कि एट फेस सेंटर इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितने का है? हाफ का है। ठीक है, तो अगर मैं टोटल एटम कंट्रीब्यूशन की बात करूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों? तो क्या हो जाएगा? 1/8 इंटू 8 प्लस 1/2 इंटू कितना? 6। 6 क्यों किया? क्योंकि हमारे 6 फेसेस थे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 3, टोटल कितना हो जाएगा? 4। ये टोटल कितने एटम्स का बना हुआ है? याद रखिएगा, फेस क्यूबिक क्रिस्टल आपके 4 एटम्स बने होते हैं। जरा इसको लिख लीजिएगा। ठीक, अब देखिए, ये हमारा फेस सेंटर, ठीक है, सारे कॉर्नर पे बॉल हैं और साथ साथ फेस सेंटर पे भी बॉल। अब जब आप इसको इसके क्लोजेस्ट फॉर्म में देखोगे, जब आप इसको इसके क्लोजेस्ट फॉर्म में देखोगे तो देखो ये इसको टच कर रहा होगा। ठीक है, ये अब देखो कौन कौन सी जगह से टचिंग आ रही है। क्या देखो बॉडी के सेंटर से टच आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। देखो ये एकदम क्यूब है, कहां से टच आ रहा है? देखो फेस के डायगोनल से टच आ रहा है। कहां से टच आपको मिल रहा है? फेस के डायगोनल से टच मिल रहा है। ये देखना, ये देखना, ये टच मिल रहा है। ये हमको इसकी बात करनी है। ये अगर मेरा एक पूरा एक फेस है तो हमको इस बार टच कहां से मिल रही है? फेस के डायगोनल से मिल रही है, मिल रही है। तो अगर अगर सर इमेज नहीं आ रही। इमेज नहीं आ रही,
नहीं कि सबको नहीं आ रही? आ रही है। एक बार तुम एक बार पिन करो बेटा, एक बार बेटा पिन करो सही से, दोबारा से। आई? आ गई सर। हाँ अब देखो ये फेस है, तो इस बार अगर मैं यहाँ का डिस्टेंस ए ले लेता हूँ, यहाँ का डिस्टेंस ए ले लेता हूँ, तो ये मेरा कितना है? √2 है कि नहीं है बॉल का? तो अच्छा, अगर ये वाला रेडियस आर है, ये मेरा 2r है और ये मेरा r है, तो पहले तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल ABC ट्रायंगल है, ठीक है। तो अगर आप ABC ट्रायंगल की बात करोगे, तो जो AC की वैल्यू है वो आपकी कितनी है इन टर्म्स ऑफ एज वाइज? तो ये √2a है। और इन टर्म्स ऑफ रेडियस वाइज करोगे तो AC कितना है हमारा बेटा? 4r है। 4r। तो फाइनली कितना हो जाएगा? 4r इज इक्वल टू √2a, और r इज इक्वल टू a/2 √2। याद रखना, याद रखना इस बात को कहीं पे, इसका जो रेडियस आता है वो a/2 और इसका जो रेडियस आता है a/2 आता है, ठीक है। इसका जो रेडियस आता है वो a/2 आता है। याद रहेगी बात? याद रहेगी बात? अब सबसे जो टफ है वो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। इस पे बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। जो सबसे टफेस्ट पार्ट है इसका, वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। हम उसको निकालने जा रहे हैं, ठीक है। रब कर रहा हूं, आई होप आपने लिख लिया होगा, बेकार है। हम्म, चलो अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। कोऑर्डिनेशन नंबर की, ठीक है। इसको थोड़ा सा इमेजिन करना आपके लिए टफ होगा, इसलिए थोड़ा सा अपना अपना लेवल बढ़ाइएगा। मैं जो जो बनाते जा रहा हूं वो आप साथ साथ रहिएगा मेरे, देखते जाइएगा। देखिए, ऐसे अगर आप डायग्रामिकली बनाने की कोशिश करोगे, इसके थ्रू बनाने की कोशिश करोगे, तो आप नहीं बता पाओगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। यहां से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इससे आप नहीं बता सकते कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बताने के लिए थोड़ा सा इमेजिनेशन ये है कि मान लेना सर दो फेस सेंटर आपस में जुड़े होते हैं। हाँ, फेस सेंटर बॉडी डायगोनल है ना, ये फेस के डायगोनल जुड़े हैं ये आपस में, ये नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ दो फेस सेंटर आपस में जुड़े होते हैं। नहीं, ठीक है। ठीक है। अब देखो मान लो ये मेरा एक क्यूब है, क्यूब का एक फेस है, थोड़ा ध्यान देना इस पे, ठीक है। और इस क्यूब के सेंटर पे एक बॉल रखी है, ये मेरा एक क्यूब है। इस क्यूब के बगल भी एक क्यूब होगा, इमेजिन करना, उस पे भी एक सेंटर होगा। इस क्यूब के इधर भी एक क्यूब होगा, इसका भी एक सेंटर होगा। और इस क्यूब के इधर भी एक क्यूब होगा, इसका भी एक सेंटर होगा, ठीक है। अब सोचिएगा, अब देखिएगा, अब क्यूब के इस डायगोनल पे भी अगर मैं लाइन खींच दूं, ये डायगोनल, तो इस डायगोनल पे भी एक सेंटर होगा, इस डायगोनल पे भी एक सेंटर होगा, इस डायगोनल पे भी एक सेंटर होगा, और इस डायगोनल पे भी एक सेंटर होगा। होगा क्या? उसी तरह उसी तरह अगर मैं इस डायगोनल की बात करूं, और इस डायगोनल की बात करूं, देखो तीन प्लेन हैं, एक एक्स वाई प्लेन, देखो ये एक्स वाई प्लेन, एक वाई जेड प्लेन और एक एक्स जेड प्लेन। तो इस प्लेन पे भी सेंटर होगा, एक पार्टिकल यहां, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये और एक सेंटर ये। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, ठीक है। और इन सबका एक कॉमन पॉइंट है, जो कि ये, जरा देखो
कि ये पार्टिकल कितने पार्टिकल से कनेक्टेड है। देखो 4 आपको मिलेंगे एक्स वाई प्लेन में, एक्स टू वाई सर प्लेन, 12 से हाँ, और 4 आपको मिलेंगे वाई इज टू जेड प्लेन में, और 4 आपको मिलेंगे एक्स इज टू जेड के प्लेन में। तो टोटल कितने हो गए भाई साहब? 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। ठीक है, और जो आपको ये दिख रहा है ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक कॉर्नर होगा। अगर मैं इसको 3 डायग्राम के थ्रू सोचूं तो ये अपने आप में एक कॉर्नर होगा। देखो ये और डेप्थ में देखना है तो ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला जहां जहां लाइन मार रहा हूं, एक ये एक्सिस था, ठीक है, एक आपका ये एक्सिस था, और एक आपका ये एक्सिस था। 3 एक्सिस दिख रहे हैं, एक ब्लैक वाला, एक पर्पल वाला, एक ब्लू वाला, और उनका कॉमन पॉइंट ये दिख रहा है। तो यही तो बनाया है, यही तो मैंने यहाँ बनाया है। देखो बनाया है ना, और उनका कॉमन पॉइंट क्या है? ये। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? एक्स इज टू वाई से 4, वाई इज टू जेड से 4, और एक्स इज टू जेड से भी 4। टोटल कितने हो गए? 12। अब अगर तुमसे पूछे कि एट द डिस्टेंस ऑफ, एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल से नियरेस्ट डिस्टेंस कितना है, ये पार्टिकल किसी पार्टिकल से कितनी दूरी पे है, जहां मैंने ब्लू लाइन, ये कहीं ना कहीं फेस सेंटर है। अच्छा, फेस डायगोनल कितना होता है? √2a होता है। तो √2a का मैं हाफ कर दूं, √2a का मैं हाफ कर दूं, देखो a by root 2। है ना। तो याद रखना एट द डिस्टेंस ऑफ a/√2। ठीक है, तो याद रखना एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर आपके 12 होते हैं एट द डिस्टेंस ऑफ a/√2। a/√2 की दूरी पे सब होते हैं एक दूसरे से। मतलब सारे पार्टिकल को अगर मैं ऐसे थोड़ा और गंदा बना दूं डायग्राम, ऐसे कर दूं, तो सारा पार्टिकल का जो डिस्टेंस है ये ऐसे 12 पार्टिकल ये a/√2 की दूरी पे है। ठीक है, तो याद रहेगा ये बात। एग्जाम में ये इतना पूछता सर ये है। वाला समझ नहीं आया। कहाँ से समझ नहीं आया? पूरा बताऊं? पूरा बताएं? नहीं सर, ये जो 12 कैसे है, हाँ ये 12 वाला कैसे हुआ? भाई देखो कितने प्लेन है तुम्हारे पास, 3D में चले जाओ, कितने प्लेन है? एक ये प्लेन होता है, होता है, एक ये प्लेन है ना क्यूब में। 3D में चले जाओ तो एक प्लेन है ना, यस आपने सर। प्लेन देखा है। एक प्लेन ये है, हाँ, और एक प्लेन ये वाला है, देखा है, नॉर्मल प्लेन। यस सर। और एक प्लेन ये वाला है। देखो तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? आ रहा है बेटा? हाँ तीनों सर में ठीक। समझ में आ रहा है? अब देखो हर प्लेन का एक, हर प्लेन पे 4 कमरे बना दिए हैं हमने, हर प्लेन में 4 कमरे बना लिए हैं। भाई मैंने एक लाइन मार दी ये, तो एक प्लेन के 4 कमरे, ये 4 फेस सेंटर इस प्लेन पे, यही तो होगा। उसी यस तरह सर। इस कमरे पे भी 4 फेस सेंटर होंगे, एक फेस, एक दूसरा फेस, दूसरा फेस, चीज मतलब कमरे के बगल कमरा, कमरे के बगल पगरा कमरा। यस सर। उस तरह इसके भी 4 फेसेस होंगे। होंगे। अब यस सर। यस सर। तीनों को मर्ज करके यहां पहुंच जाओ इस वाले डायग्राम में। अब इन सभी का जो कॉमन पॉइंट है वो ये है क्या? ये वाला, ये सबका कॉमन है, सबको उठा के अंदर डाल दो। यस सर। तो अगर मान लेते हैं ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, तो ये मेरा वाई जेड प्लेन है, तो ये मेरा एक्स जेड प्लेन है। तो इस प्लेन से कितने दिख रहे हैं तुम्हें? 4 पार्टिकल दिख रहे हैं कनेक्टिविटी के एकदम सेंटर पॉइंट से। बोलो, इस प्लेन से कितने दिख रहे हैं? 4 पार्टिकल दिख रहे हैं। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 4 पार्टिकल, हाँ या नहीं? भाई 1 2 3 4। यस सर।
इससे भी दिख रहे यस चार। सर, यस सर, अब तीनों का सम कर दो, 12 हो गया, 12 हो गया। ओके सर, ठीक है, और इसी को बस मैंने इसमें चढ़ा दिया है, इसी को मैंने इस पे चढ़ा दिया है। ठीक है ना, इसी को मैंने इसमें ले लिया है। यस सर, ठीक है, इसलिए याद रखना पोटेंशियल नंबर कितना है इसका, 12 है। ठीक है, चलो अब इसके डीएनएन से खेलो, अब इसके डीएनएन से खेलो। चलो शुरू हो जाओ। डीएनएन फर्स्ट सर उसका डिस्टेंस कितना होगा सर, एट अ डिस्टेंस? एट ए डिस्टेंस ऑफ a/2, a/√2, क्योंकि भाई ये ओके, फेस है ना, है तो फेस के पास सबसे पहला पार्टिकल यस अगर मैं, सर, यही तो मेरा सबसे डीएनएन फर्स्ट हो जाएगा। डीएनएन फर्स्ट कितना आ यस सर, रहा, √2, a/√2। डीएनएन सेकंड कितना आ रहा है, सर ए। ए। एक पार्टिकल लिया एक फेस से, ठीक है। हाँ, अब बोलो डीएनएन थर्ड कितना आ रहा है, डीएनएन थर्ड कितना आ रहा है। इस बार बस थोड़ा सा ध्यान सुनना, ध्यान कुछ आपको ये रखना है। मैं आपका माइक एक बार ऑफ कर रहा हूं। ध्यान ये रखना है हमको कि मान लो ये मेरा एक क्यूब है, आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि इस कमरे से, इस पॉइंट से ये वाला पार्टिकल पास पड़ रहा है, जो पर्पल से बनाया है ये पार्टिकल पास पड़ रहा है, या ये जो मैंने ब्लू से बनाया है दूसरे फेस का ये पार्टिकल पास पड़ रहा है। बस चेक कर लो, बस चेक कर लो कि कौन सा पार्टिकल पास पड़ रहा है, पर्पल वाला या ब्लू वाला। ठीक है, अब इसके लिए क्या है, ये डिस्टेंस कितना है आपका, a/√2, और ये कितना है a। ठीक है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, ये है आपका a/√2, ठीक है, फेस का आधा, और ये है आपका a। अब इसको निकाल लो पहले, और एक बार इसको निकाल लो, ये तो पता ही है हमको, पर्पल वाला तो पता ही है हमको, √2a होता है। हमको बस देखना है इस ब्लैक वाले से ये ब्लू वाला पास है, या इस ब्लैक वाले से पर्पल वाला पास है। और दूसरा, इस ब्लैक वाले से यहां पे कर लेते हैं, लेट सपोज करो ग्रीन वाला। हाँ बोलो, कौन सा सबसे पास है, पर्पल वाला, सर ब्लू वाला। ब्लू वाला? कितने डिस्टेंस पे बेटा? सर वो फेस वाला 3a² आएगा। देख निकालना पड़ेगा, देखो मैं मैथ्स नहीं लगा रहा हूँ, मैं सिंपल से बेसिक जान रहा हूँ बस। √3/2। बस मुझे इतना पता है कि ये डिस्टेंस आपका a/√2a है, और ये आपका डिस्टेंस a है। अब सर तो वो क्या बोलते हैं, जो ब्लू वाला है सर वो 3a²2 है, और क्या बोलते हैं वो 3a कितना बता रहे हो तुम लोग, कितना बता रहे हो, बोलो मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। a√3/2। a√3/2, यस सर। a पूरा होल √3/2, पूरे का यस होल, सर। तो मतलब 1 यस। रूट, मतलब ये हो गया 3/2, 1.5। 1.5 का रूट निकालना है ना। अब यस सर। 1.5 का अगर मैं रूट निकाल रहा हूं, तो 1.5 का जो मुझे रूट मिल रहा है वो आ रहा है आपका 1.22, या आ रहा है 1.22, आ रहा है, आ रहा है। और ये मुझे पता है कि ये 1.414 है, √2a, है कि नहीं है? तो डीएनएन थर्ड क्या रखा, यस सर। डीएनएन थर्ड क्या हुआ, ये हुआ। यही वाला। ठीक है ना, ठीक है, पक्का भैया, पक्का। अब देखो डीएनएन थर्ड यहां पे जो आएगा वो आया आपका, आपने बताया पूरा पूरा √3/2 ऑफ a।
सर अगेन, अच्छा आओ भाई देखो, जो उसने मुझे बताया, इसने कहा कि सर ये जो पार्टिकल है ब्लू वाला, मैं यहाँ के इसको चेक कर रहा हूँ बेटा, कि ये जो डिस्टेंस आपकी ये है a/√2 मान लोगे, और बेटा ये जो डिस्टेंस है ये आपकी कितनी है, a है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ठीक है, ये डिस्टेंस बता रही है कि ये आपका हो जाएगा √3/2a। और अगर मैं इस पर्पल वाले को देखता हूं तो ये तो मुझे पता है कि √2a होता है। ठीक है, तो √2a बड़ा है, ठीक है, और ये छोटा है, इसलिए मैंने DNN3 इसको बोल दिया, और DNN4 किसको बोल दूंगा? √2a को। ठीक है, ओके। अब DNN5 क्या हो जाएगा? DNN5 क्या हो जाएगा? √3a। ठीक है ना भाई? 1.414 से बढ़ाई के बाद ये आ जाएगा, है ना? तो एक बात ऑब्जर्व कर रहे हो कि सॉरी, कि हमको DNN5 के लिए बाहर कमरे में जाने की जरूरत नहीं है, अपने कमरे के अंदर DNN5 मिल जा रहा है। मतलब सोचो फ्यूचर में जब मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी होगी तो पार्टिकल इतने पास पास हैं कि अपने अंदर ही समा जा रहे हैं। अब आपको DNN6 के लिए बाहर जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? DNN6 के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, DNN5 तक आप यहाँ रह गए। जबकि देखो सिंपल यूनिट सेल में या बॉडी सेंटर में हमको DNN5 निकालने के लिए हमको बाहर जाना पड़ा था, मतलब दूसरे क्यूब में जाना पड़ा था, मुझे यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। तो इसके फ्यूचर में जब हम लोग अभी फ्यूचर में क्या, अभी हम लोग जब निकालने जा रहे हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, हम लोग निकालने जा रहे हैं इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, जरा एक बार देखियो तो कितनी आ रही है? 4/3 πr³ इंटू, इस बार कितने एटम्स होंगे? 4 एटम्स होंगे क्या? अपॉन a³ इंटू 100। ठीक, अच्छा a किसके बराबर है? a किसके बराबर है? रेडियस कितना निकाला था हमने? r इक्वल टू 4 √2। 4/√2/r। हाँ, ये 4 है ना, r इक्वल टू a/2√2 है ना, r इक्वल टू a/2√2 था, इसको यहां रख दिया हमने, ये हमारा a इक्वल टू आ गया √2 इसको उठा के यहां पुट कर दो, कर दोगे तो सीधे पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी तुम्हारी, यहां आएगी आपकी 74%। कितना आएगी? 74%। और वॉइड का स्पेस कितना हो जाएगा? 100 - 74%। प्रॉब्लम किसी को क्या? ठीक है ना? तो देखो, एक बात देखो, अगर तुमसे बोलेगा कि सबसे अच्छी पैकिंग एफिशिएंसी किसकी, तो आंसर इज एफसीसी की, उसके बाद किसकी? बीसीसी की, और लास्ट में किसकी? प्रिमिटिव या सिंपल की। उसी तरह अगर मैं वॉइड के फॉर्म में बात करूं तो सबसे अच्छा वॉइड, सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वॉइड किसमें? सिंपल में, उसके बाद किसमें? बीसीसी में, और उसके बाद किसमें? एफसीसी में। तो ये बात याद रखना, ठीक है? याद रहेगी बात? ठीक, ओके। चलिए अब नेक्स्ट दिन पे मिलते हैं। अगली क्लास आईएससी वालों के लिए मंडे है, और जेई वालों के लिए अभी रात में 9 बजे है, 9-9-10 तक मिलेंगे, 9 बजे मिलेंगे, ठीक, ओके। चलिए, थैंक यू, नाइस डे, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। और प्लीज जिसकी यार फीस सबमिट नहीं हुई है, आपसे रिक्वेस्ट है फीस सबमिट कर दीजिए। आपके पास मेरा यूपीआई नंबर है सबके पास, ओके। चलिए, थैंक यू, नाइस डे।